अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, दो हवालों से मैंने गुफ्तगू करनी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस वजह से भी कि मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, एक वकील हूँ, और मेरे ख़्याल में अगर गिला भी देना होता है तो सुप्रीम कोर्ट को दिया जा सकता है, ख़ुद ही गिला किया जा सकता है, अपनों से गिला किया जा सकता है। एक तो उस हवाले से बात करनी है। दूसरा, जनाब शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हो चुका, उस पर रद्द अमल भी आ चुका, लेकिन अब लेटेस्ट इतला ये है कि जो हमारे जनाब हुक्काम बाला हैं, वो जिनके पास चिल्ला काटने के लिए शेख रशीद साहब गए थे, उनको कुछ इंटरव्यू पसंद नहीं आया, उनके मेयार पर पूरा नहीं उतरा। किस क्यों नहीं उतरा जनाब? आपको पता है शेख रशीद साहब ने कहा था कि मैंने 9 मई के वाक़े की 10 मई को मजम्मत कर दी थी, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास तो मजम्मत पहुँची नहीं है, हमारे पास पहुँचनी चाहिए थी। तो कहते हैं मैंने फिर एक मरतबा बाद में फिर दोबारा मजम्मत की, 1 या 2 मरतबा। लेकिन वो कहते हैं जी वो जो मजम्मतें आई थीं वो ऊपर नीचे हो गई, कोई नीचे रह गई, नीचे वाली कोई ऊपर आ गई, ऊपर नीचे, तो उस पर नज़र नहीं पड़ सके फिर। तो अब वो कहते हैं जी अब तो खैर वो आ गए हैं, वो कहते हैं जी अब हर जुमे को खुतबा जुमा में मैं जनाब मजम्मत करूँगा। ये उन्होंने नहीं बताया कि वो ख़ुद खुतबा जुमा दिया करेंगे आइंदा से या क्या करेंगे। बहरहाल वो हर जुमे को जनाब इसकी बाकायदा सरकारी सतह पर 9 मई के वाक़े की मजम्मत करेंगे। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है जनाब कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। तो 9 मई वाले पता नहीं कौन है, बहरहाल वो इसराइली हो सकते हैं जो शायद हमास पर जनाब वो चढ़ाई किए हुए हैं, और या इंडियन हो सकते हैं, बहरहाल कोई ना कोई हो सकता है। क्यों कि 9 मई के लोग तकरीबन 10,500 लोग इस वक्त जेल में बंद हैं, और शेख रशीद साहब का कहना ये है कि मैं इनको माफ़ी दिलाऊँगा। अब ताज़ा इत्तला ये है कि जनाब वो कहते हैं ये कौन सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू करने के लिए 4 चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। वो 4 चीज़ें मैंने आपको बतानी है कि क्या क्या हैं और जो खामियाँ हैं इस वक्त शेख रशीद के इंटरव्यू पर। वो कहते हैं जी कि जो भी इंटरव्यू हो, जिसकी रस्म चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, फैज़ साहब ने कहा था ना जी। तो जो इंटरव्यू की रस्म है उसके लिए 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स होना चाहिए था इल्ज़ामात, यानी इमरान खान पर को बाकायदा चार्जशीट किया जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि वो पाकिस्तान की तमाम मसाइल की जड़ इमरान खान है। ये इंटरव्यू का बुनियादी लवाज़मा। और फिर उसमें इल्ज़ामात में तोशा खाना रिपीट करना चाहिए था, अल-कादिर ट्रस्ट को रिपीट करना चाहिए था, और उसके अलावा 1-2 अगर नई चीज़ें ले आते तो फिर तो कमाल ही होता, फिर तो कहते वाकई पॉइनियर है। वरना कम से कम जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश चीज़ें हैं उनका तो जिक्र करना चाहिए था। तो ये उन्होंने ज़्यादती की है जनाब, ये जुल्म नहीं किया। तो पहला इंटरव्यू की जो पहली रिक्वायरमेंट थी इल्ज़ामात, वो कहते हैं जी इस इंटरव्यू में जो समा न्यूज़ को मुनीफ फारूक को शेख रशीद साहब ने दिया है उसमें ये चीज़ मौजूद नहीं है। अगली बात कहते हैं जी इंटरव्यू का दो अगला मरला होना चाहिए था, वो गालियाँ होनी चाहिए थी। ये कैसा इंटरव्यू है कि जनाब इसमें गालियाँ ही नहीं हैं? तो गालियाँ खान साहब को डायरेक्ट दे दी जाती तो बहुत अच्छा, मतलब उस इंटरव्यू का रुतबा ही बढ़ जाता, दर्जा ही बुलंद हो जाता, उसके जनाब फ्यूज़ व बरक़ात बढ़ जाते। लेकिन डायरेक्ट नहीं सही, लेकिन ये हमने जनाब बुशरा बीबी किस लिए रखी हुई है? वो गालियाँ देने के लिए है ना जी। उनको 2-4 गालियाँ दी जाती। अच्छा, उस पर भी आपका जनाब नहीं चलता तो फ़राह गोगी तो है, ब्रांड है कि जिसको गाली देनी हो आके फ़राह गोगी को वो दे दे जनाब। और तीसरा, हमारे डेरा गाजी खान के तौसा शरीफ के तौसवी साहब बुज़दार साहब जो हैं, उस्मान बुज़दार इसीलिए हैं, उनको आकर 2-4 गालियाँ दी जाती। लेकिन यहाँ अगला ब्रांड मैं बताऊँ कि इल्ज़ामात और गालियाँ, मुझे वैसे एक बात की समझ नहीं आती, आप मुझे थोड़ा सा समझा दें। इल्ज़ाम ये है कि जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उनको जाकर बताया गया कि आपकी जो बुशरा बीबी हैं, आपकी बेगम है, वो करप्शन कर रही हैं, जिस पर इमरान खान नाराज़ हो गया और ट्रांसफ़र हो गया। ये है बुनियादी इल्ज़ाम। लेकिन अब तो इमरान खान साहब को जेल में गए हुए कई महीने हो गए, उनकी हुकूमत ख़त्म हुए जनाब 1.5 साल हो गया। तो आप ये बताएं वो कहाँ है करप्शन? मतलब आपकी हुकूमत आ गई थी ना, आप बतौर वज़ीर आज़म जब गए थे आपने निशानदेही की थी जी बुशरा बीबी ने ये करप्शन की है। तो उस करप्शन के अब तक कोई 8-10 केस तो बन जाते, 180-86 केस बन गए इमरान खान पर, तो बुशरा बीबी के भी 10-12 हो जाते ना करप्शन। वो कहाँ गई? तो क्या या तो उस वक्त नहीं बताई थी, मतलब कहानी है, या फिर आप सामने नहीं आ रही? अब तो हर करदा ना करदा सारे गुनाह उस पर आ रहे हैं, तो वो कहाँ गई?
जो आपने जाकर बताई थी बतौर वजीर आजम के खातून अव्वल जनाब ये सब कुछ कर रही है, वो कहाँ है? दूसरा इल्ज़ाम जो दिया जाता है कि जनाब फराह गोगी के ज़रिए उस्मान बुज़दार और बुशरा इन्होंने अत मचाई थी जनाब पंजाब में। तो हजूर फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि 18 माह हो गए, उसके बाद क्या हुआ बताएं ना, कहाँ गए वो इल्ज़ामात? मतलब उस्मान बुज़दार तो अब तक गिरफ्तार होना चाहिए था, जेल में होना चाहिए था, उन पर 200 मुकदमात हुए तो 500 तो इस पे होने चाहिए थे ना, ये असल में कल्प्रिट थे आपके ख्याल में। तो वो कहाँ गए? वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे जो लिए थे, मतलब सारे आपके वादा माफ गवाह बन रहे हैं, यहाँ तक कि असद मजीद को भी आपने वादा माफ गवाह बना दिया। आपने जनाब जो आज़म खान साहब थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको भी बना दिया आपने। तो यहाँ पर भी कुछ 150-200 वादा माफ गवाह होते ना, वो डीसी थे, वो जनाब कमिश्नर थे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा के आए थे, तो उनके बयान अल्फी होते, 164-161 का बयान होता कि हमने फराह गोगी के ज़रिए, उस्मान बुज़दार के ज़रिए, खान साहब को बुशरा बीबी के ज़रिए रिश्वत दी है, तो 8-10 केस इस्टेब्लिश हो जाते। तो 1.5 साल गुजर गए हजूर। तो मतलब कहानियाँ कराने का भी तुक बनता है। लेकिन इंटरव्यू के लिए अलबत्ता ज़रूरी है कि साथ ना सिर्फ इल्ज़ामात हों बल्कि गालियाँ ज़रूरी होनी चाहिए, और जब तक गालियाँ शरीफ नहीं होंगी उस वक्त तक इंटरव्यू तो मज़ा नहीं आता ना, वो तो बेकार सी चीज़ है, फजूल सी चीज़ है, उसको अचार डालना है फिर उसका। अच्छा, तो इंटरव्यू का तीसरा चीज़ क्या होनी चाहिए थी? वो ये कि आपने जनाब ला ताल्लुकी का ऐलान करना होता है। ये बुनियादी खासा है, इंटरव्यू वही चलेगा जिसमें ला ताल्लुकी का यानी अलहदगी का ऐलान किया जाएगा। वो कहते हैं शेख रशीद साहब ने तो अलहदगी का ऐलान ही नहीं किया, उन्होंने ये तक नहीं कहा जी मैं आइंदा सपोर्ट नहीं करूँगा इमरान खान को, ये तक नहीं कहा जनाब कि मैं उसके साथ नहीं हूँ आइंदा के लिए, मेरे और उसके रास्ते जुदा हो गए, कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा जी मैं पहले भी कलम दवात पे इलेक्शन लड़ता था, अब भी कलम दवात पे इलेक्शन लड़ूंगा। उनसे कहा कि अच्छा फिर पीटीआई तो नाराज़ हो, क्यों नाराज़ हो गई भी? उन्होंने कहा वो नाराज़ नहीं, उन्होंने कहा सियासत क्या करेंगे? उसने पीडीएम के ख़िलाफ़ करूँगा, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। तो जनाब ये कौन सा इंटरव्यू हुआ जिसमें ना इल्ज़ामात हैं, ना गालियाँ हैं और ना अलहदगी है, यानी तलाक है? मतलब तलाक भी ज़रूरी है ना जी। एक तो अपना पीटीआई को आप तलाक लेते या देते, नंबर 2 एक आज जनाब जिसे कहते हैं ना सवाब के लिए जुमला, इमरान खान और जनाब बुशरा बीबी के निकाह और तल्लुकात के हवाले से, तलाक के हवाले से भी बात कर देते, या फारूक मानिका ने जनाब उन्होंने जो तलाक दी थी बुशरा बीबी को, उस पर कोई थोड़ी सी बात कर लेते, काबर मानिका, तो उस पर भी जनाब आपने बात नहीं की। तो वो कहते हैं ये फिक्का बिल्कुल, जिसमें जनाब ना नमक है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, फिक्का सा इंटरव्यू है। अच्छा, और आखिरी बात, वो कहते हैं जी इंटरव्यू वो कामयाब होता है जो जनाब जिसमें अगली मंजिल का पता हो कि आगे आपने क्या करना है। तो जनाब शेख रशीद साहब ने तो ये सारा कुछ है ही नहीं, तो अब उनकी तरफ से मुतालबा आया जी कि ये इंटरव्यू हुआ फिक्का, इसको करो कैंसिल और अब नया इंटरव्यू। और शेख साहब से कहा जा रहा है शेख साहब ज़्यादा चालाकियाँ ना बनाएं, दिखाएं, ये आप होशियारियाँ दिखा रहे हैं जनाब, और मतलब तकलीफ़ हो रही है। हमारे मंसूर अली खान साहब को तो बहुत तकलीफ़ है, वो कहते हैं ये कौन सा इंटरव्यू है जनाब, ये तो चालाकी दिखा गए, होशियारी दिखा गए जनाब। उन्होंने चिल्ला और जिन और जनाब मतलब कोई आप कैमोफ्लाज भी नहीं किया, आपने तो यहाँ तक कह दिया जनाब कि मुझ पर बड़ा सख्त किस्म का वो जनाब चिल्ला था, मेरी सेहत पे भी उसके असरात हुए हैं, आपने तो यहाँ तक भी बता दिया है। तो अब जनाब शेख साहब से लोग बड़े नाराज़ हैं, दो सतह पे नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। एक तो जनाब जो हमारे सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर तज्ज़ियाकार हैं और सियासतदान हैं, वो इसको सख्त नापसंद कर रहे हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि वाकई शेख रशीद असली और नस्ली निकला है। ये तो उसने जनाब साबित कर दिया है, ना गाली, ना इल्ज़ामात, ना अलहदगी, ना आगे, और आखिरी मंजिल अब नई मंजिल का तयन करना था, यानी वो जहांगीर तरीन साहब के साथ उन्होंने जाना था, या जनाब वो जाना था उधर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की तरफ, परवेज़ खट्टक की तरफ, बल्कि उसने इस इंटरव्यू में रगड़ दिया। उसने कहा जी ये 3 लोग जो मुज़ाकरात करने वाले थे फ़ौज से, इमरान खान की तरफ से, सब ने अपनी अलग-अलग पार्टियाँ बना ली हैं। तो मैंने उनसे कहा था, शेख साहब कहते हैं मैंने इमरान खान साहब से कहा जी कि मुझे भी इजाज़त दें, मैं जनाब तो मुझे इजाज़त नहीं मिली। तो वो कहते हैं जनाब इंटरव्यू बहुत है फीका, इसमें जनाब कुछ भी नहीं है, लिहाजा हम नहीं मानते। इस जो हो जाता है ना क्रिकेट मैच, वो कहते हैं इसको ड्रा करो
और नया फिर मैच करवाओ। अब वो कहते हैं जी फौरी तौर पर अब नया जनाब आना चाहिए, लेकिन शेख साहब ने बड़ी चालाकी की है, उसने कहा जी अब ये दोबारा इंटरव्यू नहीं हो सकता, मैंने बड़ी मुश्किल से ये चिल्ला काटा है और दोबारा मैं चिल्ला काटने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। आखिरी बात मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट, मैं एक कानून का तालिब इल्म, सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था जिसमें बार बार लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा था, असद कैसर था, दूसरे लोग थे, पीटीआई के लोग थे, तो पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि आप इन लोगों को बार बार गिरफ़्तार नहीं कर सकते और बिला वजह कभी एमपीओ के तहत गिरफ़्तार करते हैं, कभी कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगा आयद कर देते हैं, कभी जनाब नक्शे अमन, कभी 9 मई तो खड़ा है, कोई और दफ़ा ना मिले 9 मई लगा दो, फिट कर दो, तो जनाब क्यों गिरफ़्तार कर रहे हैं। इस पर उन्होंने एक कदगन लगाई कि हुकूमत की यानी अदालत को पेश की इतला किए बगैर आप उन पर इस किस्म का जो फजूल मुकदमात हैं ये दर्ज नहीं करेंगे। ये मामला आया जनाब सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है, उस फैसले को कालअदम करार दिया है, नए नोटिस जारी कर दिए हैं। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि एक ज़ख्मी एक शख्स है, वो लोगों को ज़ख्मी कर रहा है, आपके पास क्या तरीक़ाकार होगा? आप वो ज़ख्मी इंतज़ार करेंगे कि वो ज़ख्मी करता रहे और आप उनकी मरहम पट्टी करते रहें? ईदी वाले यही करते हैं ना जी, वो जनाब ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करते हैं। ज़ख्मी कौन करता है ये नहीं सोचा जाता। तो आप कब तक ज़ख्मियों की सिर्फ मरहम पट्टी करते रहेंगे? वो जालिम हाथ जो इनको ज़ख्मी कर रहा है उसको कौन पकड़ेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पकड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस नहीं लेगी, तो 186 मुकदमात थे, आप देखें उनमें से कितने झूठे हैं, एक बार दूसरा खारिज हो रहा है। चौधरी परवेज इलाही की मिसाल दें, पहले दिन एक मुकदमा हुआ, पहली पेशी पे खारिज, दूसरे दिन 2 मुकदमात हुए, फिर पहली पेशी पे खारिज, तीसरे दिन 4 मुकदमात किए, वो 4 भी अगली तीसरी पेशी पर खारिज। किसी ने पूछा कि ये 7 मुकदमात जो किए थे क्यों किए थे, वो खारिज हुए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, उस जालिम ज़ख्मी करने वाले हाथ को नहीं रोका जा रहा। और अगर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि उस ज़ख्मी करने वाले हाथ को कम से कम रोको, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस नहीं ले रही और कहा जा रहा है जनाब कि आप किस कानून के तहत, एक चोर है वो आता है, आप कैसे कह सकते हैं कि चोर जनाब मजीद अगर चोरी करे भी सही तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते? ये कैसी मिसाल दे रहे हैं सरकार आप? वो ज़ख्मी हैं बेचारे, उन पर नाजायज़ मुकदमात हैं, बार बार नाजायज़ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, बार बार आपकी अदालतें उनको जनाब ज़मानत देती हैं, आपकी अदालतें वो मुकदमात खारिज करती हैं। आपने कभी एक्शन लिया कि नाजायज़ मुकदमात क्यों होते हैं? और अगर आप एक मरतबा भी आप नोटिस ले लेते, आप उनको सज़ा दे देते, उस हाथ को रोक लेते जो नाजायज़ मुकदमात दर्ज कर रहा है, तो ये दोबारा मुकदमात दर्ज ना होते और आपको इस किस्म की ज़हमत ही ना करनी पड़ती। और याद रखिएगा, आप अल्लाह के बाद आप सबसे बड़ी अदालत हैं, अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। सामीन, मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।